Good morning to all and welcome back on my personal YouTube channel. myself, Dr. Seema Gaur, फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आज आपको भोजन के चयन तथा परिवार के भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ाऊंगी। अभी तक पिछले अध्ययन सत्रों में आपने भोजन एवं पोषण की परिभाषा, भोज्य समूह, भोजन के कार्य इत्यादि के बारे में अध्ययन करा। आज हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पहला, कृषि उत्पादन अर्थात एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता वहां पर होने वाले कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। यदि क्षेत्र विशेष में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अपने आप ही बढ़ जाता है और व्यक्ति को मिलने वाला भोजन अच्छी मात्रा में होता है। आपको ध्यान होगा, बहुत साल पहले भारत में अनाज की कमी थी और हमें विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था, किंतु ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के चलते भारत में अनाजों के उत्पादन में एक बूम आया और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत अनाज के उत्पादन में इंडिपेंडेंट बन गया। परिवार की आर्थिक स्थिति तथा भोजन संबंधी बजट, फूड कॉस्ट एंड इकोनॉमी ऑफ द फैमिली। हम सभी जानते हैं कि भोजन को क्रय करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। परिवार आर्थिक रूप से जितना समृद्ध होगा वो उसी प्रकार उसी हिसाब से भोजन का क्रय कर सकेगा तथा भोज्य पदार्थों का चुनाव कर सकेगा। आपने देखा भी होगा, समृद्ध परिवार बहुत ही आराम से महंगे एवं विशिष्ट भोज्य पदार्थ जैसे पनीर, दूध पाउडर, आइसक्रीम्स, मिठाइयाँ और तरह तरह के ब्रांडेड नमकीन और बिस्किट्स तथा महंगे फल और सब्जियों का सेवन करते हैं। वहीं निम्न वर्ग के परिवार, एक मजदूर श्रेणी के परिवार बहुत ही मुश्किल से खाने पीने के लिए रोटी का जुगाड़ कर पाता है। तो परिवार की आय जितनी अच्छी होगी उसका भोजन पे खर्च होने वाला धन की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। वातावरणीय कारक, क्षेत्र विशेष का वातावरण वहां के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। यदि एनवायरनमेंट हरा भरा और पानी से भरपूर है और प्रोडक्शन को फेवर करता है तो निश्चित रूप से कृषि उत्पादन अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो हमको भोज्य पदार्थों की उपलब्धता भी अच्छी होगी। वहीं अगर क्षेत्र विशेष में सूखा ज़्यादा पड़ता हो, बाढ़ आती हो, आंधी तूफान ज़्यादा आते हो तो वहाँ उत्पादन अच्छा नहीं होता और उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाने के कारण वहाँ पर रहने वाले लोगों को भोज्य पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। आपने भली भांति देखा होगा, राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र में, राजस्थान जिसमें कि थार डेजर्ट एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है तथा वहाँ पानी के अभाव के चलते हरी सब्जियों का उत्पादन बहुत कम होता है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में जो परिवार आवास करते हैं, निवास करते हैं, वहाँ के परिवारों में सूखी, शुष्क एवं जंगली सब्जियाँ जैसे कि काचरा, फलियाँ और कीकोड़े और बेर तथा चने और चने की दाल से बनने वाले व्यंजन, बेसन गट्टे की सब्जी है, दाल बाटी है इत्यादि का सेवन अधिक किया जाता है तथा हरी सब्जियों का उपयोग कम किया जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, क्षेत्र विशेष की सोशल कंडीशंस और कल्चर भी भोजन के चुनाव और भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करती है। यहाँ आप ये 4 चित्र देख रहे हैं। पहला चित्र राजस्थानी थाली का है जिसमें राजस्थान में बनाए जाने वाले तरह तरह के व्यंजन, दाल, चावल, सब्जियां और सब्जियों में भी जो है बेसन की सब्जियां ज़्यादा प्रमुखता से आती है, साथ में छाछ है, चटनियों की प्रमुखता है, सेवन किया जाता है। वहीं महाराष्ट्रियन थाली में आप देखिए भांति भांति की सब्जियां और पूरन पोली और तरह तरह के ट्रेडिशनल व्यंजन है। साउथ इंडियन थाली जो कि दाल भात
पर मुख्य रूप से बेस होती है, केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है और ये ईस्टर्न प्रदेशों में पूर्वी देश के पूर्वी भागों में परोसे जाने वाला कॉन्टिनेंटल भोजन है, परोसे जाने वाला ट्रेडिशनल भोजन है। किसी विभिन्न कम्युनिटी की जो कल्चर होती है वो भी फूड के सिलेक्शन को या विशिष्ट दिवसों पर बनाए जाने वाले भोजन को प्रभावित करती है। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैन समुदाय में चौमासे के दौरान हरी सब्जियों का उपयोग लगभग या पूर्णतया प्रतिबंधित होता है तथा वो लोग मूंग, मोठ और दालों से बने हुए व्यंजन अधिक प्रेफर करते हैं। कंदमूल का सेवन और दही इत्यादि का सेवन भी इन दिनों कम करते हैं। नवरात्रियों में हिंदू समाज में लहसुन प्याज का उपयोग भोजन बनाने में कम किया जाता है। इसी तरह से क्रिश्चियंस के भोजन में और मुस्लिम्स के भोजन में नॉनवेज की प्रधानता अधिक रहती है। तो ये कुछ सांस्कृतिक कारक हैं जो कि भोजन के चयन को प्रभावित करते हैं। विशिष्ट अवसरों पर भी हमारे यहाँ विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। दिवाली पर बनने वाले व्यंजन और होली पर बनने वाले व्यंजन और संक्रांति पर बनने वाले व्यंजनों में बहुत भिन्नता होती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारी संस्कृति ही है जो हमारे भोजन के चुनाव को अफेक्ट कर रही है। बात करें धार्मिक कारकों की, तो ये देखिए धार्मिक कारकों में वो कारक आते हैं जो हमारी धार्मिक भावनाओं से संबंधित हैं। अभी अभी मैंने बात करा जैसे कि हिंदू धर्म में नवरात्रियों का जब फेस्टिवल चलता है तो प्रायः लोग व्रत और उपवास रखते हैं और फलाहारी व्यंजनों का सेवन उस समय ज़्यादा करते हैं। या गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के लिए मोदक या लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। वहीं ईसाई समुदाय में क्रिसमस के अवसर पर केक, पेस्ट्रीज और बेक्ड व्यंजनों का सेवन अधिक किया जाता है। जैनियों में पर्युषण पर्व के दिनों में विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। और हम बात करें मुस्लिम्स में तो मुस्लिम कम्युनिटी में ईद के पर्व पर सेवइयाँ, बिरयानी इत्यादि विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। तो ये धार्मिक कारक हैं जो कि धर्म के चलते, हम धार्मिक भावनाओं के चलते हम भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन भिन्न भिन्न धर्मों के समुदाय में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक की, तो मनोविज्ञान या हमारी जो मानसिक स्थिति है वो हमारे भोजन के चयन को बहुत प्रभावित करती है। यदि हमारा मूड अच्छा है तो हम किसी भी प्रकार का सादा बना हुआ भोजन का उपयोग भी बहुत आराम से कर लेते हैं। और अगर किसी तनाव के चलते, किसी स्ट्रेस के चलते, किसी दुख के चलते हमारा मूड अच्छा नहीं है तो अच्छे से अच्छा खाना भी हमें आकर्षित नहीं करता। तो मूड और फूड जो है वो एक दूसरे को वाइस वर्सा प्रभावित करता है। इस चित्र में आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप साधारण खाने को भी खा लेंगे और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो अच्छे से अच्छे व्यंजन भी आपको प्रभावित नहीं करेंगे। यही आप देखिए, ये कुछ 5 फूड बताए हैं जिसमें चेरीज और बेरीज है, एस्पेरेगस है, डार्क चॉकलेट्स हैं, एवोकाडो और फिश। ये कुछ ऐसे फूड स्टफ्स हैं जो आपके मूड को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। यानी कि ऐसे फूड स्टफ्स भी हैं जो हमारे मूड को अच्छा बना देते हैं। आपने देखा भी होगा, चॉकलेट सामने आते ही आपको चॉकलेट खाने का मन करता है और आपका मूड फ्रेश हो जाता है। औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं इंडिया में, वैसे वैसे एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड का कम होना, लोगों का गांव से पलायन करना, शहरों में बसना अपने आप में भोजन के चयन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। आपने महसूस भी किया होगा कि आपकी दादी, नानी वगैरह उस जमाने में जितने ज़्यादा घर में बने हुए पापड़, बड़ी, अचार, मुरब्बे इत्यादि का सेवन करती थी, वहीं आज के ज़माने में हम रेडी टू ईट फूड स्टफ, पैक करे हुए जैम, जेलीज, मुरब्बे, इवन स्क्वैशेस और पापड़, बड़ी इत्यादि सभी हम बाज़ार से बने बनाए खरीदते हैं। 2 कारण हैं, एक तो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से ये रेडी पदार्थों की उपलब्धता मार्केट में बढ़ी। दूसरा, शहरीकरण के चलते जब हम लोग शहरों में आकर बस गए, हम लोगों ने अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का काम छोड़ दिया, कृषि का काम छोड़ दिया, हम भांति भांति के विविध व्यवसायों में संलग्न हो गए, तो हमें
घर में मिलने वाले समय की उपलब्धता कम हो गई और महिलाओं को समय की उपलब्धता की कमी के चलते बाज़ार में तैयार रेडी फूड्स पर उनका जो ध्यान था वो ज़्यादा गया और घरों में इनका उपयोग ज़्यादा होने लगा। इतना ही नहीं, आजकल तो बाज़ार में तैयार रेडी टू प्रिपेयर फूड स्टफ्स जैसे कि इडली का पाउडर, सांभर का मिक्सचर है या चटनियों की प्यूरी के पाउडर्स हैं, तरह तरह के गुलाब जामुन मिक्स है, केक मिक्स है, ये भी पाउडर के रूप में तैयार मिलते हैं जिनको आप पैकेट खोलें और घोलें और तुरंत बना लें। तो ये जो चेंज है कि पहले हर चीज़ घर पर ही बनाई जाती थी, घर पर ही तैयार की जाती थी, फ्रेश खाई जाती थी, वहीं अब सब चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से उपलब्ध होती हैं और हमारी निर्भरता जो है वो रेडी टू ईट एंड रेडी टू प्रिपेयर फूड्स पर बढ़ती जा रही है। विज्ञापन एवं मास मीडिया, एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया। एडवर्टाइजमेंट हमारे घरों में, परिवारों में भोजन के चयन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चों की तो बात ही छोड़ें, जो छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट जैसे कि हॉर्लिक्स आप देख रहे हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकतवर बनना है तो आप हॉर्लिक्स का सेवन कीजिए। या ये आप देखिए पेपर सॉस का एडवर्टाइजमेंट दिया है जिसमें लिखा है पावर ब्रेकफास्ट। हम सभी जानते हैं कि सॉस में ऐसी कोई ताकत नहीं होती जिसको कि आप खाएंगे तो आपको बहुत ताकत आ जाएगी, लेकिन नाम दे दिया एडवर्टाइजमेंट में पावर ब्रेकफास्ट। वहीं तरह तरह की जो चॉकलेट्स हैं आप देखिए, मोस्ट हेल्दी चॉकलेट, चॉकलेट जो कि हमको केवल और केवल एनर्जी प्रोवाइड करती है, कैलोरीज प्रोवाइड करती है, कभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्दी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, ये जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं ये हमारे परिवार के सदस्यों के भोजन संबंधी चयन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और हम इन विज्ञापनों के भ्रम में आकर इन पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। टाइप ऑफ फैमिली एंड साइज ऑफ द फैमिली। निश्चित रूप से परिवार जितना अधिक बड़ा होगा, परिवार के खर्चे उतने अधिक होंगे और भोजन पर किए जाने वाला व्यय भी अधिक होगा। जब परिवार बड़ा होगा तो प्रति व्यक्ति भोज्य पदार्थों की उपलब्धता कुछ कम हो जाएगी अगर इनकम समान है। एक छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली, न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली आप चित्र देख रहे हैं जिसमें मम्मी पापा और केवल बच्चे हैं, और ये एक जॉइंट फैमिली है जिसमें सभी लोग साथ में रहते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे और अंकल आंटी वगैरह। तो अगर दोनों परिवारों की आय बिल्कुल समान है तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति भोजन पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा। जब प्रति व्यक्ति भोजन पर होने वाला खर्च बड़े परिवार में कम होगा तो भोज्य पदार्थों का चयन भी प्रभावित होगा। जो मैंने आपको इनकम में बताया था कि जैसे जैसे भोजन पर इनकम का बजट कम होता जाएगा वैसे वैसे साधारण और पेट भरने योग्य भोज्य पदार्थों का चुनाव अधिक होगा और महंगे और विशिष्ट भोज्य पदार्थों का चयन हम कम करेंगे। भोजन संबंधी स्वीकार्यता अर्थात एक्सेप्टेबिलिटी। कुछ अन्य कारक भी हैं जो हमारे परिवार में सदस्यों की, भिन्न भिन्न सदस्यों की भोजन संबंधी एक्सेप्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा एक ही परिवार में किसी को गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है तो किसी को बिल्कुल नहीं और उसको रसगुल्ला पसंद है। वहीं एक व्यक्ति को गुलाब जामुन पसंद है तो दूसरे को गुलाब जामुन नहीं खाकर पनीर और पनीर से बने हुए व्यंजन जैसे कि रसमलाई है या रसगुल्ले पसंद है। तो वे कौन से कारक हैं जो हमारे परिवार के सदस्यों की फूड एक्सेप्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं? पहला है भोजन के संवेदी गुण। संवेदी गुण यानी कि सेंसरी क्वालिटीज, जो कि हम भोजन को देखकर, सूंघकर, रंग से छूकर महसूस करते हैं। जिस व्यक्ति विशेष को या परिवार को अगर अच्छा मिर्च मसाले वाला चटपटा भोजन पसंद है तो वो सब्जी की रंगत देखकर ही पहचान लेगा कि आज सब्जी अगर तरीदार और अच्छी रंगत वाली है तो स्वाद में अच्छी होगी, और अगर वहीं किसी व्यक्ति को मिर्च मसाले और ग्रेवीज कम पसंद है तो वो ऐसी तरीदार सब्जी को खाना पसंद नहीं करेगा। यानी कि एक ही भोजन दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूप में स्वीकार्य होता है। इसी तरह से हम बात करें चपाती की, किसी को चपाती कुरकुरी और गोल्डन ब्राउन कलर की पसंद होगी तो किसी अन्य व्यक्ति को चपाती सॉफ्ट, नरम और वाइट कलर की पसंद होगी।
परिवार के सदस्यों की पसंद नापसंद, मैंने अभी अभी बात करी कि परिवार, एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों की भोजन संबंधी पसंद और नापसंद अलग अलग हो सकती है। परिवार एवं परिवार के लोगों का भोजन एवं पोषण संबंधी ज्ञान तथा जानकारी, यदि परिवार में जो गृहिणी है उसको पोषण संबंधी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो वो अपनी उस नॉलेज को निश्चित रूप से परिवार के लोगों को पोषण उपलब्ध कराने में लगाती है। हम सभी जानते हैं कि जो एजुकेटेड परिवार होते हैं, एजुकेटेड गृहिणी होती हैं, वो अपने बच्चों को और परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, पल्सेस का उपयोग करें और दूध एवं दुग्ध पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। साथ ही प्रोसेस फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इनका उपभोग कम से कम करें। पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सचेतता एवं अभिवृद्धि, अर्थात अवेयरनेस and attitude of the family members or the mother of the family towards the health and nutrition। यदि कोई परिवार अपने स्वास्थ्य और पोषण के लिए जागरूक है, अवेयर है, सचेत है, तो निश्चित रूप से वो भोज्य पदार्थों के चुनाव के लिए पॉजिटिव अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेगा और अपने परिवार के लिए हेल्दी फूड स्टफ्स, हेल्दी भोज्य पदार्थों का चयन करेगा। वहीं पूर्ण जानकारी और नॉलेज होते हुए भी, लेकिन यदि गृहिणी की अभिवृत्ति ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि वो अपने परिवार को अच्छा और स्वस्थ हेल्दी भोजन खिलाए, तो वो जानकारी उसके लिए बेकार है। भोजन संबंधी प्रैक्टिसेस यानी कि फूड रिलेटेड प्रैक्टिसेस ऑफ द फैमिली, हर परिवार में भोजन संबंधी प्रैक्टिसेस, भोजन को बनाने की और भोजन को सर्व करने की प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं, जो उनके भोजन के चयन को प्रभावित करती है। मैंने कई परिवारों में देखा है कि हरी सब्जियों को उबाल कर पानी को फेंक देते हैं, चावल को बनाते समय चावल का मांड निकाल कर फेंक देते हैं, दूध को फाड़ कर पनीर काम में लेते हैं लेकिन वे को फेंक देते हैं। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि भोजन के पौष्टिक गुणों का ह्रास करती है, या हम कहें भोजन के लिए पैसा तो पूरा लग रहा है लेकिन उनसे पौष्टिकता हमें पूरी उपलब्ध नहीं हो रही है। तो ये वो कारक हैं जो भोजन संबंधी स्वीकार्यता को प्रभावित करते हैं परिवार के सदस्यों के। हम बात करते हैं फूड फैट्स, फैलेसीज एंड बिलीव्स, भोजन संबंधी भ्रांतियां, अंधविश्वास और मान्यताओं की। हर परिवार में, कल्चर में, कम्युनिटी में कुछ अंधविश्वास और कुछ मान्यताएं होती हैं जो भोजन के चयन को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सेब, केला या बैंगन जो कि फल व सब्जी काटने पर लाल, काले या ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उनमें लौह लवण बहुत अच्छी मात्रा में होता है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेब, केले और बैंगन की जो ब्राउनिंग है, जो काटने पर ब्लैकिश कलर का हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है, उस ब्राउनिंग का कारण उसमें उपस्थित एंजाइम फिनाइल ऑक्सीडेज का होना है। यह आप नेक्स्ट ईयर फूड साइंस में पुनः पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ चुकंदर जो कि गहरे लाल रंग की दिखाई देती है, लोगों में ये भ्रांति होती है कि उसमें लौह लवण बहुत अच्छी मात्रा में है और खून बढ़ाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। चुकंदर का लाल रंग उसमें उपस्थित पिगमेंट के कारण होता है। चुकंदर लौह लवण का बहुत अच्छा स्रोत नहीं है। इसी प्रकार से कुछ भोज्य पदार्थों को गर्म तथा कुछ भोज्य पदार्थों को ठंडा मानते हुए विशिष्ट परिस्थितियों में उनका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कि सर्दियों में संतरे, अमरूद, दही इत्यादि को ठंडा मानते हुए इनका उपयोग कम से कम किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अमरूद और संतरे जो है वो विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं, और यदि आप इनका भरपूर उपयोग करेंगे तो ये आपको सर्दी जुकाम से बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। इसी प्रकार जो तिलहन है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको गर्म भोज्य पदार्थ माना जाता है तथा सर्दियों में खाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसी प्रकार से एक मान्यता है कि गर्भावस्था के में अगर आप पपीता खाएंगे तो गर्भपात हो जाएगा, विशेषकर पहले 3 महीनों में। लेकिन इसके पीछे की कोई टेक्निकल या साइंटिफिक नॉलेज या जानकारी मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी है।
इसी प्रकार मान्यता है कि वयस्कों को दूध की आवश्यकता नहीं होती, जबकि दूध जो कि कंप्लीट फूड छोटे बच्चों के लिए, वही बड़ों के लिए भी विशेषकर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन शाकाहारियों के लिए तथा कैल्शियम और फास्फोरस की उपलब्धि का बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही मान्यता है कि महंगे भोज्य पदार्थ पौष्टिक होते हैं, जैसे कि बादाम है, तो कहते हैं कि आपको ब्रेन अगर अच्छा चलाना है, आपको होशियार बनना है, तो आप बच्चों को बादाम खिलाइए। या कोई जल्दी जल्दी बातों को भूल जाता है, तो कहते हैं साहब बादाम खाइए तो आपकी दिमागी शक्ति तीव्र होगी। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि बादाम महंगा है तो वो ज़्यादा पौष्टिक है और मूंगफली सस्ती है तो वो कुछ कम पौष्टिक है। या जो महंगे फल हैं जैसे कि एप्पल है, अनार है, वो बहुत पौष्टिक है, और उसके बदले जो सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे कि अमरूद है, चीकू है, पपीता है, वो पौष्टिक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर फल की अपनी अपनी पौष्टिक गुण हैं जो कि प्रत्येक फल में अलग अलग निहित होते हैं। आज हमने परिवार में भोजन संबंधी चयन को और परिवार के भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में अध्ययन किया। कहते हैं कि पिक्चर्स शब्दों से ज़्यादा कहती हैं, और मैंने आज अपनी प्रस्तुति को पिक्चर्स के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है, प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा।